गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीकॉम सेकेंड ईयर के बीएसटी पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग उससे चैप्टर पढ़ रहे थे सामग्री लागत नियंत्रण। इसमें इस चैप्टर में हम टॉपिक 2 देख रहे थे, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसी टॉपिक में इस टॉपिक के अपने ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इसी टॉपिक में एक डिफरेंट सिचुएशन आती है तो उसको हम देखते हैं। टॉपिक 2 ही है EOQ, बट इसमें वो सिंपल क्वेश्चन थे पहले। अब इसमें थोड़ा एक अलग से एक सिचुएशन आएगी, उसको कैसे सॉल्व करना हम देखते हैं। इसमें स्टार लगा के अब न्यू टॉपिक इसमें कर लेना, EOQ का ही सब टॉपिक, क्रय बट्टा प्राप्त करने की दशा में आर्थिक मात्रा का निर्धारण। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? आर्थिक मात्रा मतलब आर्थिक आदेश मात्रा मतलब EOQ। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि EOQ पे मंगवाया गया सामान जो मंगवाते हैं, जो भी मटेरियल मंगवाते हैं EOQ पे मंगवाते हैं, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला था 2RO डिवाइडेड बाय C और उसका अंडर रूट ये निकालना है अपने को। तो ये रूट निकालना है उसका। तो हमारा क्या आता था, एक आर्थिक आदेश मात्रा आती थी। अगर हम उस मात्रा में सामान मंगवाते हैं पूरे साल भर में, पूरे साल अगर उस जो भी लॉट साइज़ आता है, ऑर्डर साइज़ आता है, उसमें अगर सामान मंगवाते हैं पूरे एक साल में, तो हमारा क्या होगा, जो भी टोटल कॉस्ट थी वो मिनिमम आएगी। कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, वो सब तीनों मिला के क्या आएगी, हमारी मिनिमम आएगी। लेकिन अगर मान लो आपको कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, आपको ये बोलता है कि आप इतनी इतनी क्वांटिटी ले जाओ, मतलब जितना भी आपका पूरे साल भर का रिक्वायरमेंट है, एक साल में आप जैसे 10,000 यूनिट चाहिए आपको किसी भी सामग्री की। अगर आपका EOQ उस क्वेश्चन में 1,000 निकल के आता है, 10,000 आप 10,000 सामग्री 10,000 यूनिट्स आपको पूरे साल भर में कंज्यूम करोगे आप प्रोडक्शन के लिए। लेकिन आपका EOQ जब आपने कैलकुलेट किया वो क्या है, 1,000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक हज़ार करके यूनिट्स करके आप 10 बार में 10,000 यूनिट मंगवाओगे पूरे साल भर में। इससे आपकी क्या होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आदेश देने की लागत, और कैरिंग कॉस्ट मतलब भंडारण की लागत, सामान के रखरखाव की लागत, वो आपकी मिनिमम आएगी और इससे आपका क्या होगा, कॉस्ट कम से कम होगा। ये था। लेकिन अगर मान लो कोई आपको किसी दुकानदार या सप्लायर से आपको क्या एक ऑफर मिलता है कि आप ये सामग्री इस तरह से ले लो, मतलब 10,000 जो है मटेरियल 10,000 यूनिट्स है, या तो आप 2 लॉट्स में मंगवा लो या फिर आप 1 लॉट में मंगवा लो, या वो जिस तरह से कह रहा है उस तरह से मंगवा लो। अगर आपने उसकी बात मानी तो वो आपको क्या देगा, डिस्काउंट देगा। परचेज प्राइस में सामान जो खरीदोगे उसमें डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपका सामान वैसे सस्ता हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पास 2-3 प्रपोजल आ जाते हैं। एक दुकानदार से प्रपोजल मिलता है पूरे 10,000 यूनिट्स मंगवा लो और हम आपको जो भी परचेज प्राइस है उसमें 10% डिस्काउंट देंगे। दूसरा दुकानदार, उससे क्या आता है कि 10,000 जो आपकी इकाइयाँ हैं पूरे साल भर में कंज्यूम करोगे, उसको आप 2 पार्ट में, मतलब 2 ऑर्डर में 2 लॉट में मंगवा लो, तो 5,000 में मंगवा लो। तो उसमें अगर ऐसा करवाते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तीसरा जैसे हमारे पास ऑफर आता है कि तीसरा हमारे पास ऑफर नहीं आया, तीसरा ये था कि हमने खुद ने EOQ कैलकुलेट किया था कि EOQ हमारा क्या है इस केस में, और सबसे कम हमारा कॉस्ट कौन से लॉट साइज में पड़ता है, और फिर तीनों की टोटल कॉस्ट को हम कंपेयर करेंगे। दो तो प्रपोजल आ गए, एक थर्ड हमारा खुद का EOQ सिस्टम हमने फॉलो किया है, उससे कॉस्ट निकालेंगे। इन तीनों से हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे भी हमारी कॉस्ट मिनिमम आएगी हम वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि हमको EOQ फॉलो करना है या फिर किसी शॉपकीपर से सामान खरीदना है, उसके कहे अकॉर्डिंग। तो ये है हमारे पास ये टॉपिक, इसमें पढ़ लो। देखो, क्रय बट्टा प्राप्त करने की दशा में, मतलब क्रय बट्टा मतलब परचेज डिस्काउंट प्राप्त करने की दशा में आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण। यदि एक साथ अधिक मात्रा खरीदने पर क्रय बट्टा प्राप्त होता है, मतलब कि अगर आप मान लो 1,000 यूनिट्स में नहीं मंगवा के वर्ष में आप क्या करते हो, पूरे 10,000 एक साथ मंगवा लो। ठीक है, तो अधिक मात्रा में खरीदने पर क्या होगा, आपको परचेज डिस्काउंट देगा दुकान वाला। तो ज़्यादा मात्रा में खरीदने पर वस्तु का मूल्य कम चुकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मूल्य के लिए अलग अलग आर्थिक क्रय मात्रा ज्ञात करनी होगी। अलग अलग मूल्य के कैसे, मैंने आपको बताया था। एक दुकानदार क्या बोल रहा है, 10 रुपये अगर परचेज प्राइस है तो आपको 10% डिस्काउंट देगा। दूसरा बोल रहा है कि आप है ना 10,000 यूनिट नहीं 5,000 लेके जाते हो तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। तो अलग अलग प्रपोजल्स आ रहे हैं, तुमको हर तरह के अलग अलग प्रपोजल के लिए अलग अलग परचेज प्राइस का जो भी प्रपोजल आ रहा है
मतलब परचेज प्राइस की कैलकुलेशन हमारी दोनों तीनों केस में अलग होगा। किसी को 10 रुपये चुकाने पड़ेंगे यूनिट को, किसी को 9.5 ही चुकाने पड़ेंगे। 10% डिस्काउंट मिलेगा तो किसी को 9.9, किसी को 9.95, जैसे भी करके इस तरह से डिस्काउंट चुकाना पड़ेगा। डिस्काउंट नहीं, परचेज प्राइस चुकानी पड़ेगी सामग्री क्रय के लिए। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रपोजल है। इन प्रपोजल को हमको फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, प्रत्येक स्थिति के लिए 3 लागतें। अब जो भी तीनों कंडीशंस होगी उसके लिए 3 तरह की लागतें निकलेगी। कैसे? परचेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और केयरिंग कॉस्ट करेंगे। परचेज, ऑर्डर, केयरिंग, ये तीनों कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे हर तरह के प्रपोजल के लिए, हर तरह के प्रस्ताव के लिए। उपरोक्त तीनों प्रकार की लागतें ज्ञात करेंगे तथा उस स्थिति का चयन करेंगे जिसमें तीनों प्रकार की लागतों का योग न्यूनतम हो। ठीक है, और इन तीनों में से कौन सी स्थिति का चयन करेंगे जहाँ पे हमारी लागत कम से कम आ रही हो। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक के क्वेश्चन से समझते हैं। आप इसको नोट्स को नोट कर लेना, इसको पॉज करके नोट कर लेना। हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन देखो क्या है। यदि एक क्लास मद के संबंध में क्या बोला है? यदि एक क्लास मद के संबंध में क्रय प्रबंधक ने क्रय वर्ष के लिए 10,000 इकाइयाँ एक ही बार में क्रय करने पर क्रय आदेश लागत 500 रुपये वहन की। इसमें क्या बोला हुआ है? एक कोई क्रय प्रबंधक है, उसने क्या किया? क्रय प्रबंधक ने एक वर्ष के लिए 10,000 इकाइयाँ मंगवा, नहीं सॉरी 1,000 इकाइयाँ, क्या बोला है? एक क्लास मद के लिए संबंध में क्रय प्रबंधक एक वर्ष के लिए 1,000 इकाइयाँ एक ही बार में क्रय करने पर क्रय आदेश लागत 500 रुपये वहन की है। इस कारण से उन्हें 10 रुपये मूल्य की प्रत्येक इकाई पर 5% बट्टा भी प्राप्त हुआ है। अन्य कोई मात्रा क्रय करने पर बट्टा नहीं मिलता। सामग्री की भंडारण लागतें 40% है। यदि उसने ईओक्यू का प्रयोग किया होता तो उससे क्या लाभ या क्या हानि हुई होती। तो देखो क्वेश्चन समझो क्या है। क्रय प्रबंधक ने एक वर्ष के लिए 1,000 इकाइयाँ एक ही बार में क्रय करने का आदेश दिया। मतलब 1,000 इकाइयाँ एक ही बार में मंगवानी। इसका मतलब क्या हुआ? और कब के लिए? एक वर्ष के लिए। इसका मतलब हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल यूसेज क्या आ रहा है अपना? 1000 यूनिट्स है। आर, इसमें आर क्या हो गया हमारा? 1,000 इकाइयाँ। ठीक है, 1,000 इकाइयाँ हो गया। इसके बाद में है एक ही बार में क्रय करने का आदेश दिया है, तो आदेश देने पर 500 रुपये की ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 500 रुपीज़ है। 1,000 तो हमारा आर हो गया है, 1000 हमारा आर है, और ये जो आ रहा है अपना 500 ये है ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो गई हमारी 500 आ गई। इसके बाद में आएगा 10 रुपये की प्रत्येक प्राइस पर, मतलब 10 रुपये की प्रत्येक इकाई मूल्य की प्रत्येक इकाई पर 5% बट्टा भी प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये क्या हुई हमारी? ये हमारी है परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस ऑफ 1 यूनिट 10 रुपये, मतलब 10 रुपये में हम एक इकाई खरीद पाते हैं, और उसमें वो कितना बट्टा दे रहा है हमको? 5%। अगर हम सारा सामान 1,000 यूनिट एक ही बार में मंगवा ले तो हमको 5% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अन्य कोई वो मात्रा खरीदे बट्टा नहीं मिलता। अगर आप ये जो ये एक इनके दुकानदार ने क्या बोले 1,000 इकाइयाँ ले जाओ, हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे। अगर हम इनके बात फॉलो नहीं करते हैं, सप्लायर की जो भी है सप्लायर है उसकी बात फॉलो नहीं करते हैं, तो ये क्या करता है? ये बोलता है फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारे लिए क्या होगी फिर? परचेज प्राइस जो होगी पर यूनिट वो आएगी 10 रुपये ही आएगी। सामग्री की भंडारण लागतें कितनी है? 40%। ठीक है, भंडारण लागतें कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 40%। अब 40% किसका निकलेगा? मैंने बताया था, नोट करवाया था एक पॉइंट, कि जब भी प्रश्न में प्रतिशत में दिया जाए भंडारण लागतें तो हम क्या करते हैं? परचेज प्राइस पर यूनिट या फिर यूनिट कॉस्ट जो भी है, सामग्री खरीदने की जो भी प्राइस होती है, जो भी मूल्य होता है, उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो इसमें क्या है? सामग्री खरीदने की प्राइस 10 रुपये। जब ईओक्यू फॉलो नहीं करेंगे, जब हम
इस दुकानदार की बात फॉलो नहीं करते हैं तो परचेज प्राइस हमारी अलग होगी। और अगर हम अपनी बात पे चलते हैं, मतलब हम ईओक्यू कैलकुलेट करके ईओक्यू के अकॉर्डिंग सामान मंगवाते हैं, तो परचेज प्राइस अलग होगी। वो भी क्वेश्चन में देखते हैं। यदि उसने ईओक्यू का प्रयोग किया होता तो उसे क्या लाभ या क्या हानि हुई होती, ये आपका इंग्लिश में है क्वेश्चन, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। फॉर वन ऑफ द ए क्लास आइटम द परचेज मैनेजर स्पेंड ₹500 प्रोड्यूसिंग इन प्रोक्योरिंग 1000 यूनिट्स इन अ सिंगल लॉट इन अ ईयर। सिंगल लॉट में मंगवा रहा है एक साल में, मतलब 1000 उसकी आर हो गई, एनुअल यूजेज हो गया इसका। एनुअल यूजेज इतना हो गया। 500 क्या है अपना, 500 है अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोल रहे हैं ना इसमें 1000 यूनिट्स लाने में इसको 500 रुपये लगता है, मतलब ऑर्डर देने में। एंड देयर बाय अवेल डिस्काउंट ऑफ 5% द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। 10 रुपये की परचेज प्राइस, उसमें 5% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ये दुकानदार की बात मानता है तो। नो डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर एनी अदर क्वांटिटी। अगर हम अपनी ईओक्यू फॉलो करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट वर्कआउट टू बी 40%। 40% है, प्रतिशत किसका निकालना है, परचेज प्राइस का। अब वो डिस्काउंटेड प्राइस का निकलेगा या इसका 10 रुपये का निकलेगा, दोनों सिचुएशन में अलग अलग निकलेगा। इफ ही फॉलोज ईओक्यू पॉलिसी व्हाट वुड बी द गेन और लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी अपने पास क्वेश्चन हो गया है, इसका सॉल्यूशन इस तरह से है, ये है सॉल्यूशन। आप पॉज करके एक बार इस सॉल्यूशन को भी देख लेना। हमने इसको शॉर्ट में किया है, हमने इसको टेबल फॉर्म में किया है, एक बार आप इसको भी देख सकते हो, सेम है। मैंने एक ही टेबल में, ये जैसे 2 टेबल बनी है ना, मैंने एक ही टेबल में 2 उसको पार्टीशन करके कर दिया है। इसको देखना, पॉज करके, आप पॉज करके इसको लिख लेना, अगर ये समझ में आए तो ओके, नहीं तो ये भी है एक दूसरा सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, हमारे सामने क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है हमको। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है आर अपना 1000 यूनिट्स है, 500 ओसी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 10 रुपये परचेज प्राइस है, 5% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो ये देखो वर्किंग नोट दिया हुआ है, इफ़ ईओक्यू सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड, इसका मतलब हमने ईओक्यू सिस्टम नहीं फॉलो किया, हमने 1000 इकाइयाँ एक बार में ही मंगवा ली। देन ऑर्डर साइज कितना होगा, 1000 यूनिट्स। हमने कितने का ऑर्डर देना होगा हमको, 1000 यूनिट्स। अब ये क्या है, गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में दी हुई है सूचना। आर यहाँ पे क्या हो गया, एनुअल यूजेस क्या है अपना 1000 यूनिट्स। इसमें बोला एक ही बार में 1000 इकाइयाँ मंगवा लिया एक वर्ष के लिए, साफ साफ लाइन में कहा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, एक ही बार में 1000 इकाई मंगवाएंगे पूरे वर्ष भर के लिए, तो इसका मतलब हमारा एनुअल यूजेस पूरे साल भर में हमको 1000 यूनिट्स ही मंगवानी है। तो आर कितनी हो गई हमारी, 1000 यूनिट्स, मतलब टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ईयर 1000 यूनिट्स। और ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रश्न में दिया हुआ था 500 रुपये पर ऑर्डर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब परचेज प्राइस अपनों को कितना दिया हुआ था, 10 रुपये, 10 रुपये दिया हुआ था। और अगर हम सप्लायर की बात मानते हैं, पूरे साल भर की जो भी हमारी नीड है, जो भी हमको हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको एक बार में ही मंगवा लेते हैं, तो क्या करेगा वो अपनों को 5% डिस्काउंट देगा। किसका, परचेज प्राइस का। तो 10 रुपये का, या डिस्काउंट निकालोगे पहले तो आप, और डिस्काउंट निकाल के इसमें लेस कर देना, तो क्या आएगा आपको 9.5 रुपये आ जाएगा। पहले इसको कैलकुलेट करना, और 10 में से ये 0.50 आ जाएगा, ये 0.50 गया तो 9.50 आ गया आपका डिस्काउंटेड परचेज प्राइस। कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी इसमें, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है हमेशा, परचेज प्राइस इनटू कैरिंग कॉस्ट का प्रतिशत। अब इसे परचेज प्राइस क्या दे रखी है, अगर हम ईओक्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो इस केस में हमारे लिए परचेज प्राइस कौन सी मानी जाएगी, डिस्काउंटेड परचेज प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तभी तो हम बात मान रहे हैं इसकी सप्लायर की, अदरवाइज हम मानते हैं क्यों बात। तो अब क्या हुआ हमारा, डिस्काउंटेड परचेज प्राइस आएगी यहाँ पे 9.5 रुपये आ गई है। इसका 40% निकालेंगे, कैरिंग कॉस्ट अपनों को प्रश्न में दिया हुआ है, लो आप एक बार देख लो, प्रश्न में बोला हुआ है सामग्री की भंडारण लागत 40% है, ठीक है। तो 40% इसका आप निकालोगे ना, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 3.80 आएंगे। ये हो गया इफ ईओक्यू सिस्टम इज नॉट फॉलोड। अब सेकंड थिंग है, ये सब आपको वर्किंग नोट में लिखना है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन के पहले भी बना सकते हो, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे ना उससे पहले भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते ही वर्किंग नोट पॉइंट डाल देना और ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में टेबल फॉर्म करना
जो भी मैं बता रही हूँ, भी टेबल अब बनाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो टेबल बनेगी ये देखो इस तरह से। तो आप टेबल चाहे बाद में बना लेना, पहले वर्किंग नोट्स बना लेना। अब ये हो गया हमारा ये सब वर्किंग नोट। इफ ईओक्यू सिस्टम इज नॉट फॉलोड, तो ये था देन। अब सेकंड है इफ ईओक्यू सिस्टम इज फॉलोड देन। तब क्या है, अगर ईओक्यू सिस्टम, अगर हम अपनी ईओक्यू को फॉलो करते हैं, हमारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन वो मानती है कि हम तो ईओक्यू पॉलिसी ही अपनाएंगे, हम किसी वेंडर सप्लायर की बातों में नहीं आने, अपने अकॉर्डिंग चलना है, तो वो अगर ऐसे मान के चलेंगे तो, क्योंकि उनको क्या करना है, ईओक्यू सिस्टम फॉलो करते हैं तो कितना कॉस्ट आता है, और नहीं फॉलो करते किसी सप्लायर की बात मानते हैं तो फिर कितना कॉस्ट पड़ता है, टोटल कॉस्ट। उन दोनों को कंपेयर करके जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा वो उसको ऑप्ट करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ईओक्यू सिस्टम से भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि कैसे क्या हमारे पास डेटा आ रहे हैं। तो हमारी एनालिसिस 1000 यूनिट थी, क्वेश्चन में गिवन है। आर तो चेंज नहीं होगी दोनों ही केस में, आर दोनों केस में सेम ही रहेगी, साल भर की रिक्वायरमेंट तो दोनों केस में सेम रहेगी, चाहे ईओक्यू फॉलो करो चाहे नहीं करो। सेकंड है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये 500 रुपीज़ दे रखा है क्वेश्चन में, परचेज प्राइस पर यूनिट 10 रुपये दी हुई है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 10 रुपये का 40% निकलेगा, इसमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अगर हम ईओक्यू सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो हमारे यहाँ पे परचेज प्राइस 10 रुपये आएगी और 10 रुपये का 40% निकलेगा 4 रुपये। देखो प्रश्न में यही गलतियाँ होती है, आप इस चीज़ पे ध्यान रखना, परचेज प्राइस इसकी और ये इन दोनों में ये चीज़ें डिफरेंट होगी, ईओक्यू सिस्टम फॉलो करेंगे और नहीं करेंगे तब। ये दोनों देखो, इसमें 9.5 रुपये 3 रुपये 80 पैसे आ रहे हैं, उसमें क्या आ रहा था 10 रुपये और 4 रुपये, ये फ़र्क आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब अपना ईओक्यू क्या आएगा, ईओक्यू आएगा 2RO डिवाइडेड बाई सी इसका रूट 2R कितना 1000 यूनिट्स, ओ कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 रुपये, 500 रुपये पर ऑर्डर आ रहा है, डिवाइडेड बाई 4 रुपीज़, इसका रूट निकाला 500 यूनिट्स। तो हमारा क्या हुआ, ईओक्यू कितना हो गया 500 यूनिट हमारी ईओक्यू है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दो तरह के वर्किंग नोट निकल गए हैं। अब हमको क्या करना है, हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सोल्यूशन क्या था इसका, क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करना है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालेंगे इन वेरियस सिचुएशन, फर्स्ट पार्टिकुलर्स, फिर इसमें ये बड़े बड़े जो थे यहाँ पे पार्ट ही छोड़ देंगे ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाए। इफ ईओक्यू सिस्टम इज नॉट फॉलोड, इफ ईओक्यू सिस्टम इज फॉलोड, ये क्या है नॉट फॉलोड, इफ ईओक्यू सिस्टम फॉलोड। ठीक है, अब देखो अगर ईओक्यू सिस्टम को आप फॉलो नहीं करते हो तो ऑर्डर साइज कितनी आ रही है आपकी 1000 यूनिट्स, और इस केस में क्या आएगी 500 यूनिट्स। अभी ईओक्यू निकाल ली अपनों ने, ईओक्यू ये ऑर्डर साइज कितनी होगी, ऑर्डर साइज मतलब ऑर्डर लॉट साइज, आप कितने लॉट में मंगवाते हो। इसमें तो क्या होगा एक ही बार में 1000 सामान मंगवा लो पूरे साल भर का, इसमें क्या है 500 के यूनिट में बनाओ क्योंकि हमारे मंगवाओ क्योंकि हमारी ईओक्यू 500 यूनिट आ रही है। ठीक है, अब परचेज, अब हमको 3 तरह की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। देखो नोट्स में मैंने बताया था आपको 3 तरह की कॉस्ट निकलेगी, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो हमने 3 तरह की कॉस्ट निकाली, एक हो गई परचेज कॉस्ट, दूसरी हो गई बी ऑर्डर कॉस्ट, सी हो गई हमारी कैरिंग कॉस्ट। 3 तरह की कॉस्ट हो गई। अब देखो इसमें क्या होगा, परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आर मतलब एनुअल यूसेज मल्टीप्लाई परचेज प्राइस। ठीक है, आर मीन्स आर, आप यहाँ पे एनुअल यूसेज भी लिख सकते हो, मैंने आर लिख दिया शॉर्ट में, आप यहाँ लिखना एनुअल यूसेज मल्टीप्लाई करके परचेज प्राइस। ठीक है, अब देखो क्या है 1000 यूनिट्स है, आर यहाँ पे क्या है अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल यूसेज मैंने दोनों इसमें लिखा है वर्किंग नोट में, आर यहाँ पे भी मैंने 1000 यूनिट्स दी है, और इस वाले दूसरे जब ईओक्यू सिस्टम फॉलो होता है तो भी आर मैंने 1000 यूनिट्स दी है क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है, आर दोनों में सेम ही होती है। तो एनालिसिस अपने साल भर की जो भी आवश्यकता है वो कितनी है 1000 यूनिट्स आ गई, परचेज प्राइस आ गई अपनी। इफ ईओक्यू सिस्टम इज नॉट फॉलोड, वर्किंग नोट देखना 9 रुपये 50 पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया 9 रुपये 50 पैसे, दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। और अगर ईओक्यू सिस्टम फॉलो होता है तो परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी आ रही है 10 रुपये, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, तो ये आ गया अपना 10 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएंगे। सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई करके ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, या तो ये फॉर्मूला लिख लो। अब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10 काम होंगे, इससे अच्छा है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ कॉस्ट इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और अगर आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी, डायरेक्ट निकालना है तो इस फॉर्मूला को नहीं ऑप्ट करके इसको देखना
एनुअल यूसेज डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, एनुअल यूसेज डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। एनुअल यूसेज कितना है 1000 यूनिट्स, ऑर्डर साइज कितना है इसका 1000 यूनिट्स और 500 इसकी होगी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर रुपीज़ में, ये आएगा 500 बच जाएगा यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे आएगा 1000 यूनिट्स है, 500 यूनिट्स है और 500 रुपये है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1000 यूनिट्स। अभी जो आ रहा है 10,000 1000 9500 500 ये सब रुपीज़ में आ रहा है, रुपीज़ के टर्म। बार बार रुपीज़ लिखना पड़े इससे अच्छा ऊपर एक बार लिख दो रुपीज़ या फिर ऊपर यहाँ लिख दो रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। ऐसे यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर यहाँ लिख दो। इसके बाद में होगा अब अपना कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डर साइज कितना 1000 डिवाइडेड बाय 2 और ये आएगा कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है 3.80, ठीक है, ये 3.80 आ गया। मल्ट इसको किया सॉल्व 1900 आ गया। इसमें क्या कैसे करेंगे, ऑर्डर साइज कितना है इसमें 500 यूनिट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये कितना आएगा इसमें 4 रुपये। 4 रुपये क्या आ रहा है अपना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अगर हम ईओक्यू सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं तो देखो ये रहा 4 रुपये आ रहा है, हमने अभी वर्किंग नोट में देखा था 4 रुपये हमारा आ रहा है। ईओक्यू सिस्टम इज नॉट फॉलोड एंड ये 4 रुपीज़ आ गया, तो ये 4 रुपये अपना आ गया। अब इनको टोटल करेंगे ना, ये जो भी है 9500 प्लस 500 1900 क्या आ गया 11900 आ गया। इसी तरह से इसमें करेंगे 10 1 1 12,000 आ गया। इन दोनों में से हमारी कम से कम कॉस्ट हमको किस में देनी पड़ रही है, लागत कम कहाँ पड़ रही है हमारी 11900 में। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या सुझाव दे के आएंगे, यहाँ पे लिख के आएंगे अपना सुझाव। सुझाव नहीं, इसमें क्या पूछा था, सुझाव नहीं मांगा ना उसने। ईओक्यू फॉलो किया होता तो क्या लाभ है क्या हानि होती, यहाँ पे लिखना ईओक्यू का अनुसरण करने पर संस्था को 12,000 माइनस 11,900 कितना 100 रुपये 100 रुपये की हानि होगी। 100 रुपये की हानि होगी क्योंकि ईओक्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते तो हमारी कॉस्ट कम आ रही है, ईओक्यू सिस्टम फॉलो करते तो 12,000 कॉस्ट आ रही है। तो दोनों में से डिफरेंस निकालना, हमको 12,000 ज़्यादा चुकाने पड़ रहे दुकानदार को तो 100 रुपये का हमको लॉस होगा। ईओक्यू सिस्टम फॉलो करने पर संस्था को 100 रुपये की हानि होगी। प्रश्न में यही पूछा था, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। टेबल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में आप कोई कंफ्यूज नहीं होगी। आपको सिर्फ 3 चीज़ कैलकुलेट करनी है, परचेज, ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट। दोनों तरह के प्रपोजल के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें अलग होगा तो कहाँ क्या अलग होगा, यहाँ पे इसकी ये ऑर्डर ये तो सेम चलेगा 1000 परचेज प्राइस और कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज प्राइस उन दोनों में डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ पे ये हमने ये वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया। अब आप इसको लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट किया, ये कहाँ किया वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट किया इसको, ताकि एग्जामिनर को पता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ कैलकुलेट की हुई है। और इसमें भी लिख सकते हो आप वर्किंग नोट नंबर 1 और इसके लिए लिख सकते हो आप, इसके लिए कुछ नहीं लिखना क्योंकि तो कैलकुलेट किया हुआ ही था। मेन यहाँ पे कैलकुलेशन की चीज़ होगी, परचेज प्राइस कैलकुलेट करनी है आपको प्रश्न में। इस तरह के क्वेश्चन में परचेज प्राइस और कैरी कॉस्ट दोनों को वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना, दोनों के लिए लगाएगी और एक ईओक्यू कैलकुलेट करना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बार बार कह रही हूँ मैं, इस चीज़ में गलती मत कर देना, इसी को कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत हुआ। ये डिस्काउंटेड परचेज प्राइस का निकलता है हमेशा और इसमें परचेज प्राइस हमेशा डिस्काउंटेड आती है। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना क्वेश्चन को। बाकी इसको व्हाट्सएप पे भी मैं सेंड कर दूँगी,
यहाँ से भी आप वीडियो पोस्ट करके लिख लेना, बाकी व्हाट्सएप पे आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। वर्किंग नोट चल रहे थे ना, वर्किंग नोट नंबर 2 ये हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पर ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।